स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सर्वोदय साइंस एंड टेक्नो में। चलिए आज हम रसायन का एक अध्याय देखने वाले हैं जिसका नाम है अम्ल, क्षारक और लवण, जिसमें अम्ल को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आपने अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे ऐसे चीज़ों का स्वाद लिया होगा जो खाने में खट्टे होते हैं या तो खाने में कड़वे होते हैं या कसैले होते हैं, ठीक है क्या। तो वो सारे चीज़ लगभग जो खाने में खट्टे होते हैं वो अम्ल है, और वे सारे चीज़ जो खाने में कसैले या फिर कड़वे होते हैं वो क्षारक है, ठीक है क्या। चलिए तो आज हम अगले लेक्चर में हम क्षारक के बारे में पढ़ेंगे, लवण के बारे में पढ़ेंगे। आज हम देखने वाले हैं अम्ल या फिर एसिड को, ठीक है। चलिए देखिए, अम्ल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द एसिडस से हुई, ठीक है। लैटिन भाषा के शब्द एसिडस से हुई, जिसका अर्थ होता है खट्टा। जिसका क्या अर्थ होता है? खट्टा। अर्थात अम्ल जो हैं वो स्वाद में कैसे होते होंगे? खट्टे होते होंगे। चलिए अम्ल के कुछ भौतिक गुण देख लेते हैं। सबसे पहला, यह स्वाद में खट्टे होते हैं, ठीक है क्या। स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। जैसे कि नींबू है, अंगूर है, संतरा है, ठीक है। ये सब क्या है? अम्ल है। देखिए, यह नीले लिटमस को लाल लिटमस में बदल देते हैं। अब लिटमस क्या है आपको आपके स्कूल के लैब में दिखाया जाएगा कि एसिड और बेस, लवण, अम्ल और क्षारक के पहचान के लिए कुछ सूचक उपयोग में लाया जाता है। ऐसे पदार्थ जिनको उपयोग किया जाता है ताकि एसिड और बेस को, अम्ल और क्षार को पहचाना जा सके, ऐसे पदार्थ को कहा जाता है सूचक। तो लिटमस पेपर भी एक प्रकार का सूचक है। लिटमस का सॉल्यूशन भी आता है, लिक्विड फॉर्म में भी आता है, द्रव के फॉर्म में भी आता है, ठीक है। लिटमस पेपर आप अपने दैनिक जीवन में देखे होंगे, क्योंकि 9वीं क्लास में भी आप थोड़ा सा अम्ल और क्षार के बारे में पढ़े थे, ठीक है क्या। तो ये लिटमस, नीले लिटमस को क्या कर देगा? लाल। जबकि बाद में हम पढ़ने वाले हैं क्षारक के बारे में जो लाल लिटमस को नीला कर देगा। जली विलयन में H+ आयन देते हैं। जब अम्ल या क्षार को जल में डाला जाता है तो वो आयन में टूट जाते हैं। एक भाग उसका धनात्मक आयन होता है, एक भाग उसका ऋणात्मक आयन होता है। लेकिन अगर वो अम्ल है तो उसका धनात्मक आयन हाइड्रोजन का होगा, H+ आयन, ठीक है क्या। H धनात्मक आयन में टूट जाते हैं। जली विलयन में क्या देते हैं? H+ आयन। ध्यान रखिए, आपके परीक्षा में अगर पूछा जाता है कि अम्ल की परिभाषा लिखिए तो यही लिखेंगे आप। ये नहीं लिख देना कि जो स्वाद में खट्टे होते हैं उसे अम्ल कहते हैं। ये परिभाषा गलत है ऐसा नहीं बोल रहा, लेकिन 10वीं क्लास के हिसाब से लेवल कम है, इसका कम स्तर का आंसर हो गया। तो आप परिभाषा पूछेगा तो क्या लिखेंगे परिभाषा में? ऐसे पदार्थ जो जली विलयन में H+ आयन देते हैं, ऐसे पदार्थों को अम्ल कहा जाता है, ये लिखेंगे, ठीक है। अम्ल का जली विलयन H+ आयन का सुचालक होता है। अम्ल का जली विलयन H+ आयन का सुचालक होता है, ऐसा नहीं है, इसमें थोड़ा गड़बड़ है। विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है। अम्ल का जली विलयन विद्युत का सुचालक होता है। अब ऐसा क्यों हुआ? देखिए, H+ आयन जो है वो आवेश है, और उस जल में आवेश है। आवेश है तो वो गति करेगा, मुक्त आवेश है, और आवेश जब गति करेगा तो धारा उत्पन्न होता है, और ये हम आपके वैद्युत धारा में पढ़ चुके हैं। तो जिसके पास भी आवेश है वो क्या होगा? वैद्युत का सुचालक होगा। जिसके पास भी मुक्त आवेश है वो वैद्युत का सुचालक होगा, और इसके पास मुक्त आवेश है क्योंकि H+ आयन इसके पास है, ठीक है, जो कि खुद एक आवेश है। तो अम्ल का जली विलयन विद्युत का सुचालक होता है। pH का मान 7 से कम होता है। अभी हम देखेंगे कि एक pH पैमाना होता है, 0 से लेकर 14 तक चलता है।
ठीक है। 7 से कम पीएच वाले सब अम्ल होते हैं, 7 वाले सब उदासीन होते हैं और 7 से ज़्यादा वाले सब क्षारक होते हैं। तो पीएच को हम अलग से देखेंगे आने वाले समय में, ठीक है। आयनीकरण, आयनीकरण देखिए, आयनीकरण का क्या मतलब होता है कि जब भी अम्ल या क्षार को जल में घोला जाता है तो ये धनात्मक और ऋणात्मक दो प्रकार के आयन में टूट जाते हैं जिनसे ये बने होते हैं। ये खुद धनात्मक और ऋणात्मक से मिलकर बने हुए हैं, ठीक है क्या। तो ये इनको जब पानी में डाला जाता है तो ये अपने धनात्मक और ऋणात्मक दोनों में टूट जाते हैं। धनात्मक आयन अलग हो गया, ऋणात्मक आयन अलग हो गया। इसी घटना को क्या कहते हैं? आयनीकरण कहते हैं। आइए देखते हैं। जलीय विलयन में, जलीय विलयन में मतलब जल में उसको डालने पर अम्ल और क्षार धनात्मक और ऋणात्मक आयन में टूट जाते हैं, जिसे आयनीकरण कहते हैं। देखिए, यह है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, जिसको जल में डालने पर H+ आयन दिया और SO4 दो ऋणात्मक आयन दिया, ठीक है। SO4 में 2 इकाई ऋणात्मक आयन होता है और H में 1 इकाई धनात्मक आयन होता है। यही पढ़े हैं हम। देखिए कि जब भी किसी अम्ल को जलीय विलयन में डाला जाता है तो H+ आयन जो है देते हैं। क्या लिखे? ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं उसे हम अम्ल कहते हैं। तो एक क्षार लिए हैं, बुझा हुआ चूना, इसको जलीय विलयन में घोला जाए तो OH देता है। तो हम बाद में पढ़ेंगे कि क्षार वो होते हैं जो जलीय विलयन में OH ऋणात्मक आयन देते हैं। हमने इसके सामने 2 और इसके सामने 2 केवल इस समीकरण को संतुलित करने के लिए लगाए हैं, क्योंकि यहाँ H 2 बार है तो यहाँ भी H 2 बार होना चाहिए। क्योंकि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था हर एक रासायनिक प्रक्रिया में द्रव्यमान समान रहना चाहिए, द्रव्यमान संरक्षण होता है। जितना अभिकारकों का द्रव्यमान है उतना ही उत्पादों का द्रव्यमान होगा। इसलिए हमने इसको संतुलित करने के 2 लगा दिया है, क्योंकि इधर भी 2 है। हमने यहाँ OH के सामने OH 2 बार था तो यहाँ भी OH के सामने 2 लगा दिया है, केवल संतुलित करने के लिए, ठीक है क्या। तो ये होता है आयनीकरण। जब भी अम्ल या क्षार को जलीय विलयन में डाला जाता है या जल में डाला जाता है तो ये धनात्मक और ऋणात्मक आयन में टूट जाते हैं। एक भाग धनात्मक होगा, एक भाग ऋणात्मक होगा। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आयनीकरण कहते हैं। और इसी के आधार पर बाद में हम पढ़ने वाले हैं या आज ही पढ़ने वाले हैं कि इसी आयनीकरण के आधार पर हम इसको प्रबल और दुर्बल अम्ल में विभाजित कर पाते हैं, ठीक है क्या। तो कुछ अम्ल के प्राकृतिक स्रोत, ये आपका पक्का 1 नंबर के क्वेश्चन में आता है कि अम्ल के प्राकृतिक सोर्स में क्या आएगा कि किसी का नाम दे दिया जाएगा इसमें से और पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा अम्ल होता है, ठीक है क्या। इमली है या अंगूर है, टार्टरिक अम्ल होता है उसमें। फॉर्मूला ध्यान नहीं रखेंगे तो भी चल जाएगा। सेब में मैलिक अम्ल होता है। सिरका, जिसको विनेगर बोलते हैं, या आपके घरों में भी होगा, जब चाउमीन बनाते हैं या फिर जो मैक्सिमम चाइनीज फूड होता है, ठीक है क्या, उसमें इसका उपयोग होता है। सिरका थोड़ा सा डाला जाता है फ्लेवर के लिए। तो सिरका को और क्या बोलते हैं आप लोग? विनेगर बोलते हैं। इसमें एसिटिक अम्ल होता है, इसमें एसिटिक अम्ल होता है, ठीक है क्या। और सिरका का उपयोग अचार में भी होता है। अचार लंबा समय तक चले उसके जगह, तेल के जगह सिरका भी डाला जाता है, ठीक है। टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल होता है। नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है। दूध में लैक्टिक अम्ल होता है। तो इनमें से एक सवाल पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा अम्ल होता है, ठीक है क्या। जिसमें से ज्यादा मात्रा में सिरका पूछा जाएगा, नींबू पूछा जाएगा, दूध पूछा जाएगा, ठीक है क्या। अब देखिए, जितने भी आपके अम्ल हैं उस अम्ल में, अच्छा, एकदम कॉमन अम्ल जो आप जानते हैं वो कौन कौन से हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल है, फॉर्मिक अम्ल है, मैलिक अम्ल है। अब इसको हम आगे पढ़ेंगे, उससे पहले देखिए, जो सल्फ्यूरिक अम्ल है वो
बहुताय मात्रा में उपयोग में लाया जाता है दूसरे पदार्थों के निर्माण में, और दूसरे रसायन के निर्माण में बहुत मात्रा में उपयोग में लाया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। इसीलिए सल्फ्यूरिक अम्ल को रसायनों का राजा या किंग ऑफ केमिकल, रसायनों का राजा भी कहा जाता है, क्योंकि दूसरे रसायनों के निर्माण में इसका काफी मात्रा में उपयोग होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अम्लों के प्रकार देखते हैं। ठीक है, तो अम्ल को इन 4 भाग में बांटा गया है। एक तो है प्रबल अम्ल, एक है दुर्बल अम्ल। ठीक है क्या? तो आप ध्यान रखेंगे कि इसका उदाहरण भी पूछा जाता है कि प्रबल अम्ल का उदाहरण दीजिए या दुर्बल अम्ल का उदाहरण दीजिए, या आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और बोला जाएगा कि इसमें से कौन सा प्रबल है या कौन सा दुर्बल है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रबल अम्ल। तो जितने भी अम्ल आते हैं आपके लैब में, उसमें क्या होता है, सब अम्ल जली विलयन में आते हैं। उसमें कुछ पानी रहेगा और उसी में अम्ल मिला के रखा जाएगा। अगर इस तरीके का है कि अम्ल बहुत ज़्यादा मात्रा में है और पानी बहुत कम मात्रा में है, तो अम्ल का मात्रा ज़्यादा है, तब उसको बोलेंगे नहीं। अच्छा ठीक है, प्रबल अम्ल को हम आयनीकरण से पहले समझते हैं। अगर किसी अम्ल को पानी में डाला जाए और हम मान लेते हैं कि जब पानी में डालते हैं तो ये अपने धनात्मक और ऋणात्मक आयन में टूट जाते हैं, जिसे आयनीकरण कहते हैं। तो अगर हम किसी अम्ल का 100 अणु पानी में डालते हैं और 99 या 100 अणु पूरे पूरे आयनित हो जाते हैं, पूरा पूरा क्या हो गया, टूट गया आयन में। तो जब आयनीकरण पूर्णतः होता है तब ऐसे अम्ल को प्रबल अम्ल कहते हैं। वे अम्ल जो जली विलयन में पूर्णतः क्या हो जाते हैं, आयनित हो जाते हैं। जैसे कि हमने 100 अणु डाला किसी एसिड का, किसी अम्ल का, और 100 के 100 अणु पानी में जाने के बाद अलग अलग टूट गए, आयनीकरण हो गए, मतलब धनात्मक और ऋणात्मक आयन में बदल गए या टूट गए, तब इसको कहते हैं कि ये प्रबल अम्ल है। कब? जब पूर्णतः आयनित हो जाएंगे तब। आपको प्रबल अम्ल में तीनों का सूत्र ध्यान रखना है, तीनों का उदाहरण ध्यान रखना है, और ये ध्यान रखना है कि इसके अलावा जो भी अम्ल आप जानते हैं सब के सब कैसे हैं, दुर्बल हैं। प्रबल वाला ध्यान रखना है, इसके अलावा ऑप्शन में जो भी होगा वो दुर्बल होगा। मुख्य रूप से चौथा ऑप्शन आपको यही दिया जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों कैसे हैं, प्रबल हैं, और ये कैसे हैं, दुर्बल है। तो आप कैसे करेंगे, केवल प्रबल का तीनों ध्यान रखेंगे, उसके अलावा जो भी ऑप्शन में रहेगा वो सब दुर्बल है। ठीक है क्या? अब देखिए दुर्बल अम्ल, वे अम्ल जो जली विलयन में आंशिक रूप से आयनित होते हैं। हमने जली विलयन में 100 अणु किसी अम्ल का डाला जिसमें 50-60 अणु जो है वो आयनित हो, बाकी नहीं टूट पाए, बाकी आयनित नहीं हो पाए। तो जो आंशिक रूप से आयनित होते हैं उसे दुर्बल अम्ल कहा जाता है। ठीक है, जिसका उदाहरण है एसिटिक अम्ल जो विनेगर या फिर सिरका में होता है, और फार्मिक अम्ल आपको ध्यान होगा तो चींटी के काटने से, चींटी के डंक में, चींटी के काटने से वहां पर क्या आ जाता है, फार्मिक अम्ल आ जाता है, इसलिए चींटी के काटने से जलन होता है। ठीक है, सांद्र अम्ल और तनु अम्ल, सांद्र को बोलते हैं कॉन्संट्रेटेड और तनु को बोलते हैं डाइल्यूट, है ना। सांद्र का मतलब जैसे कि मैं बता रहा था कि जितने भी एसिड हैं, जितने भी एसिड हैं वो सब कैसे हैं, जली विलयन में रखा जाता है उनको, उसमें कुछ न कुछ मात्रा जल का होगा। अगर जल का मात्रा बहुत कम है और अम्ल का मात्रा बहुत अधिक है तो ये काफ़ी स्ट्रांग होगा, काफ़ी कॉन्संट्रेटेड होगा, और ये थोड़ा खतरनाक भी होता है ना। इसको बहुत केयरफुली हैंडल करना होता है। ठीक है क्या? तो जब एसिड का मात्रा, अम्ल का मात्रा ज़्यादा है और पानी का मात्रा उसमें अल्प है, कम है, तब इसको बोलेंगे ये कैसा अम्ल है, सांद्र अम्ल है, जो कि काफ़ी खतरनाक होता है। तो जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक हो और जल की मात्रा अल्प हो, ऐसे अम्ल को हम सांद्र अम्ल कहते हैं। अब दूसरा, जल का मात्रा ज़्यादा हो और कम मात्रा में अम्ल हो, तनु अम्ल कहते हैं। ये ज़्यादा खतरनाक नहीं होता है, ये आपकी स्किन पर भी गिर जाए तो कुछ विशेष नहीं होने वाला है, तो इसको आसानी से हैंडल किया जा सकता है। ठीक है,
तनु अम्ल, जिसमें अम्ल की मात्रा अल्प हो और जल की मात्रा अधिक हो। ठीक है, ये आप कक्षा 9 में पढ़े होंगे रासायनिक प्रक्रिया में, फिर भी यहाँ थोड़ा देख लेते हैं। उष्मा शोषी अभिक्रिया, जिस रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा का अवशोषण होता है, उष्मा का अवशोषण होता है, उसको हम क्या कहते हैं? उष्मा शोषी। और ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा बाहर निकलती है, इसको बोला जाता है उष्मा क्षेपी। ठीक है क्या? ऐसे जिस रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा निकलती है उसको हम कहते हैं उष्मा क्षेपी। जल और अम्ल के बीच जो रासायनिक अभिक्रिया है उसमें उष्मा बाहर निकलता है, कैसे प्रकृति का है? उष्मा क्षेपी का। ठीक है क्या? तो जल और अम्ल के बीच रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा क्षेपी मतलब जैसे ही जल और एसिड को मिलाया जाएगा भारी मात्रा में उष्मा निकलेगा। अब देखिए इसमें सवाल कैसे पूछ सकता है, सांद्र अम्ल को तनु अम्ल में बदलने वाले हैं। सांद्र अम्ल में क्या है? पानी की मात्रा अल्प है। तनु अम्ल में क्या है? पानी की मात्रा ज्यादा है। तो कुल मिला के देख के ऐसा लग रहा है कि सांद्र अम्ल में पानी कम है, इसमें और पानी मिला दिया जाए तो तनु अम्ल बन जाएगा, पानी का मात्रा ज्यादा हो जाएगा। पर ध्यान रखिए कि इस प्रक्रिया में हम अम्ल में पानी नहीं मिलाते हैं, पानी में अम्ल मिलाते हैं। कारण, जब हम अम्ल में एसिड में क्या मिला रहे हैं? पानी मिला रहे हैं। तो जो पानी हल्का मिला रहे हैं क्या होगा? एकदम से क्या हो जाएगा? ताप बढ़ेगा। ताप बढ़ेगा तो जो बीकर है, जो कंटेनर है, वो ब्लास्ट होने के चांसेस है। इसलिए क्या किया जाता है? पानी रखा जाता है, पानी में बूंद बूंद करके क्या मिला दो? अम्ल मिला दो। तो पानी का ताप बढ़ेगा, पानी अपने अंदर ज्यादा मात्रा में हीट रख सकता है। क्यों? पानी का मात्रा ज्यादा है और उसमें एक बूंद अम्ल मिला दिए तो थोड़ा सा पानी के ताप को बढ़ाएगा। फिर थोड़ी देर में एक बूंद मिला दिए, फिर थोड़ी देर में एक बूंद मिला दिए, ऐसे कर करके सांद्र अम्ल को तनु अम्ल में बदला जाता है। ध्यान रखिए, अम्ल में पानी नहीं मिलाया जाता है, बूंद बूंद करके पानी में अम्ल मिलाया जाता है। पानी में हम एक बूंद अम्ल डालें और पानी को ऐसे घोल दिए, फिर ताप थोड़ा कम हो गया, फिर एक बूंद अम्ल मिलाए, फिर पानी को, तो बूंद बूंद मिला के घोल घोल के धीरे धीरे करके अम्ल को पानी में मिलाते जाना है। तब इस तरीके से तनु अम्ल बनाया जाएगा सांद्र अम्ल से। ध्यान रखिए, कभी भी एसिड में अम्ल में पानी नहीं मिलाएंगे। जैसे ही पानी मिलाएंगे इतना ज़्यादा उष्मा उत्पन्न होगा कि वो ब्लास्ट हो जाएगा। कभी भी गलती से एसिड में पानी नहीं मिलाना है। क्या करेंगे? पानी ज़्यादा मात्रा में लेंगे, बूंद बूंद करके उसमें एसिड मिलाएंगे, अम्ल मिलाएंगे और उसको घोलते जाएंगे और इस प्रकार से तनु अम्ल प्राप्त किया जाएगा। तो ध्यान रखिए, जब तनु अम्ल बनाने के लिए जल में बूंद बूंद करके अम्ल मिलाया जाता है। ठीक है, तनु अम्ल बनाने के लिए जल में बूंद बूंद करके अम्ल मिलाया जाता है। अम्ल में पानी या जल नहीं मिलाया जाता, क्योंकि कैसे प्रवृत्ति का होता है? ऊष्मा क्षेपी। जैसे ही अम्ल में आप जल मिलाओगे, जल क्या हो जाएगा? अचानक से भाप बन के उड़ जाएगा। कैसे टाइप का होगा? सुनिए, अगर कढ़ाई बहुत गर्म है या तवा बहुत गर्म है तो उसमें पानी छिड़क के देखना, एकदम तुरंत से क्या बन जाता है? भाप बन जाता है। वैसे ही होगा अगर आपने सीधा क्या कर दिया? अम्ल में क्या मिला दिया? पानी मिला दिया। तो ध्यान रखिए, अम्ल में पानी नहीं मिलाना है, पानी में बूंद बूंद करके घोलते हुए अम्ल मिलाना है और इस तरीके से तनु अम्ल बनाया जाएगा।